नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। एक बार फिर आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने फिर से किराए में इजाफे का प्लान तैयार किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के मुताबिक रेलवे ने अगले 5 साल का प्लान बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब रेलवे यात्रियों से यूजर चार्ज भी वसूलेगा। यह चार्ज बिल्कुल अलग होगा, इसे देने से आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे आपके रेल टिकट में ही शामिल किया जाएगा। यानी अगर आप कहीं जाने के लिए रेल टिकट लेंगे तो आपको यह यूजर चार्ज देना ही होगा। तो आज महापंचायत में चर्चा इसी पर, क्यों आम आदमी पर महंगाई की मार बार बार और हर तरफ से पड़ रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो एक बार फिर रेल का सफर करना महंगा होगा, यात्रियों को टिकट पर देना होगा यूजर चार्ज। जी हां, तमाम चार्ज के बाद पहले ही यात्री डिस्चार्ज होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और चार्ज थोपा जा रहा है रेलवे की तरफ से यात्रियों पर। इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की तरफ से हैं, प्रमोद गोस्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, प्रेमपाल शर्मा जी रिटायर्ड डायरेक्टर रेलवे बोर्ड हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, अनिल तिवारी जी सदस्य रेल यात्री संघ हमारे साथ हैं। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अमिताभ जी, चार्ज दर चार्ज जनता पर थोपा जा रहा है, ऐसा लगता है कि जनता अब डिस्चार्ज होने वाली है। नहीं, देखिए, एक बुनियादी चीज जो मुझे इस प्रस्ताव में आपत्तिजनक लगी जी, हिंदुस्तान की रेल केवल कॉमर्शियल दृष्टि से संचालित होने वाली सेवा नहीं है। यह देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने वाली लाइफलाइन भी है। घाटा नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से रेल चले, ठीक बात है, लेकिन इतना भी आधुनिकीकरण जनता की जेब पर नहीं हो जाए कि जनता को लगे कि बाप रे बाप, अब तो रेल में चलना ही, स्टेशन पे कदम रखना ही गुनाह हो गया। हमको रेलवे बोर्ड को जो मुझे लगता है समझना चाहिए था वो ये, आप एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर क्यों लागू करना चाहते हैं? भारत के रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन ही रहने दीजिए। जिनको गांव में लोग स्टेशन भी बोलते हैं, उनको एयरपोर्ट मत बनाइए भाई। कम जेब पर कम बोझ पड़े, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा आदमी कर ले। रेल का मूल मंतव्य इतना है और देश भी उससे यही चाहता है। 2.5 करोड़ आदमी, प्रेमपाल जी बताएंगे या अनिल तिवारी जी बताएंगे, मेरी जानकारी में है कि हो सकता गलत हो कि 2.5 करोड़ के आसपास आदमी प्रतिदिन रेलवे ट्रांसपोर्ट करता है, यत्र तत्र सर्वत्र। 2.5 करोड़। जहाज में कितने उड़ते हैं देख लीजिए, अंतर आपको पता लग जाएगा रेल क्या है और जहाज क्या है। जहाज एक विशेष वर्ग का यात्रा का साधन है, विशेष वर्ग का, जिसका घनत्व आबादी में मुट्ठी भर है। शेष तो भारत है जो आज भी रेल में ही चलता है। दूधिया भी चलता है, सब्जी वाला भी चलता है, गठरी फुटरी सिर पर रख के गांव देहात का आदमी भी चलता है? और मैंने तो देखा अपनी बकरी को भी उसी में चढ़ा लेता है, खड़ा कर लेता है बगल में, भाई चलो पहुंच जाएंगे, 4 स्टेशन बाद जाना। उतना सस्ता संसाधन कोई नहीं। तो जब आप इसमें सुविधा के नाम पर और चार्जेस थोप दोगे तो रेल यात्रा महंगी हो जाएगी। और इसमें चतुराई ये कि आप ये भी क्लेम करोगे कि हमने रेलवे का फेयर तो बढ़ाया ही नहीं। अब बताइए, जो यात्री है उसको इस बात से क्या मतलब कि टिकट में जो पैसे का बाइफर्केशन है उसमें कौन कौन से हेड्स लिखे गए हैं अंग्रेजी और हिंदी में, इससे उसका कोई लाभ हानि है? नहीं। वो टोटल देखेगा कि पहले टिकट थी 1750 की, अब हो गई 1800 की। आप उसमें नीचे क्या लिखते हैं, इससे भारत की आम जनता का कोई भला बुरा नहीं होना। और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी भाई? कोरोना काल, ट्रेन में चलने वाला आदमी जो है भारत का,
वो पहले से बदहाल, कोरोना ने कमर तोड़ दी, कहीं कहीं कमर और टांग दोनों तोड़ दी। आत्महत्याओं का दौर दिख रहा मुझे। वैसे में आप कहो कि भाई यहां गुलदस्ता रख दिया इस स्टेशन पे हमने एक, इसलिए इसमें अब 25 रुपया ज्यादा लगेगा, क्योंकि गुलदस्ता भी आपको देखने को मिलेगा जब आप आओगे। अरे गुलदस्ता देख के क्या करेंगे भाई? ननकू और रज्जाक क्या करेंगे गुलदस्ता देख के? सो बताओ। यादव साहब तो मैं समझता था जमीन के आदमी होंगे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ये तो हॉलैंड पोलैंड टाइप का बात बताने लगे। और प्रेमपाल जी बैठे हैं, ये रेलवे बोर्ड के में रहे डायरेक्टर। एक कड़वी बात कह के अपनी बात शुरू करूंगा, मैं मेहमानों के पास जाऊंगा। पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है, 1978 में भारत की रेल चाइना की रेल से बेहतर थी। 1978 में। आज क्या हाल है? तो आपका कौशल तो हम जानते हैं कि कितने इनोवेटिव हो आप। जो ट्रेन 12-12 घंटा लेट, अभी मौसम आ रहा है, तमाम वैज्ञानिक खोज, तमाम रेलवे बोर्ड के दावे वादे सबके बाद 2 महीना रुक जाओ आप, बल्कि 1 ही महीना रुको। नवंबर से लेके और फरवरी तक सुबह 12 बजे पहुंचने वाली ट्रेन रात में 12 बजे तक नहीं पहुंचेगी। 3 महीने रहेगा कोहरा है, इसलिए अब ट्रेन का कोई हिसाब नहीं। आप फॉग को हटा के ट्रेन चलाने का काम तो कर नहीं पाए, सुरक्षा के उपकरण नहीं लगा पाए, दुर्घटना रोधी व्यवस्थाएं नहीं वहां लागू करवा पाए। बोले इसमें हम वो खुशबू का फव्वारा लगाएंगे, उसका पैसा लेंगे। बताइए खुशबू फव्वारा क्या करेगा? आदमी अपने घर से खुशबू लगा के आ जाएगा, जिसको इतना शौक है, स्टेशन पे खुशबू लगाएगा। इसलिए भाई काम वो करिए जो गरीब के हित में हो। घुमा फिरा के चतुराई से नाक पकड़ने की कोशिश मत करिए, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं होगा। प्रेमपाल जी, आप इस बात शुरू करूंगा क्योंकि आप इस विभाग के बड़े अधिकारी रहे। भाई ये क्या बवाले जान नहीं आ गई? बोले यूजर चार्ज लगेगा। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। जो एक स्टेशन से 2 स्टेशन 3 स्टेशन दैनिक यात्री है वो तो बर्बाद हो जाएगा। जब स्टेशन पे पांव रखेगा तो यूजर चार्ज देगा। अरे वो जमीन क्या मतलब कहीं और की, भारत की नहीं है, स्टेशन की। हमारी पूंजी हमारे लिए हर जगह यूजर चार्ज। अरे भा हमको एयरपोर्ट पे समझ में आता है, एयरपोर्ट पर क्या चार्ज लग रहे हैं मेरी चिंता बहुत ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि भारत का 1%, 2%, 3% आबादी उससे ट्रेवल कर रही, बस बाकी को उससे मतलब ही नहीं। हम ही बहुत सालों तक एयरपोर्ट कहां है यही नहीं देखे, कभी झांक के उसकी फोटो नहीं देखे। क्या जरूरत एयरपोर्ट की बताओ? लेकिन ट्रेन तो पहले दिन से देखी। इसलिए दोनों के अंतर को समझिए। प्रेमपाल जी, ये क्या बवाल है भाई? नहीं, आपके शब्दों ने पूरी हकीकत बयान कर दी और मैं बात वहां से शुरू करूंगा जहां की आपने मूल प्रस्थापना बिंदु था। हवाई जहाज में चलने वाली एक विशेष वर्ग है अमीरों का, हाँ, ग्लोबल घूमने वालों का, हाँ, मतलब जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, जिनके पास समय नहीं है, पैसा है। लेकिन देश की 95% आबादी तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि वो बकरी भी लेके चलता है, साइकिल भी लेके चलता है, सारा। दूसरी बात जो आपने की और मुझे अच्छा लगा कि कोरोना काल में इस देश की ज़्यादातर नौकरियां चली गई हैं, शिक्षक बाहर हैं, इकोनॉमी डाउन है पूरी दुनिया में सबसे। ऐसे वक्त पे आखिर अचानक क्या हुआ कि आपने इस किस्म की यूजर चार्जेस मतलब कई बार तो थोड़ा सा हंसी भी आती है कि आप ऐसे अंग्रेजी के जुमलों को क्यों उछाल रहे हो कि अगर दिल्ली पे उतरेंगे तो यूजर चार्ज अलग होगा, कहीं और उतरेंगे तो यूजर चार्ज अलग होगा, अगर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे तो कुछ चार्जेज और होगा। मुझे लगता है कि शायद इस समय ये वक्त नहीं है कि ऐसे कदमों को उठाया जाए। जी बिल्कुल। अनिल तिवारी जी, एक सवाल आपसे भी लूंगा भाई। आप और यात्रियों के दुख सुख को देखते हैं, उसके सदस्य हैं, ठीक? यही तो काम है ना रेल यात्री संघ का। मेरा सवाल ये, तब कौन रोकेगा? मुझे लग रहा रास्ता किधर जा रहा है।
200 रुपए की चाय, 250 रुपए का सैंडविच, आलू का पराठा 350 रुपए का, दही के साथ लोगे तो 400 रुपए का। एयरपोर्ट वाली व्यवस्था आप सब लोग पूरी लागू करा दोगे ताकि ननकू भूखा मर जाए, जुम्मन भूखा मर जाए। 12 घंटा शहीद हो ट्रेन में, 16 घंटा उसकी खेती बेच के भी उसकी हैसियत नहीं कि 10 लोगों के अपने परिवार को वहां खिला दे खाना। एयरपोर्ट में देखते नहीं है, आंख से आंसू आ जाता जब पता लगता आलू का पराठा तिवारी जी और अचार और छोटी सी कटोरी में जरा सा दही, पता लगता 575। हम सोचते 575 रुपया के आलू और आटा और तेल ले आते तो पूरे मोहल्ले को पराठे खिलाते। अजब तमाशा भाई, एयरपोर्ट पे करो। रेलवे तो विलासिता के प्रयोग की भूमि नहीं होनी चाहिए ना अनिल तिवारी जी। देखिए कि इस देश में इंडियन रेलवे को नेशनल कैरियर क्यों कहा जाता है, बात वहीं से शुरू होती है। आप ब्रिटिश इंडिया से लेकर ये जो अभी जो मौजूदा सरकार है उस कार्यकाल तक इस देश में फाइनेंशियल बजट के अलावा अगर कोई बजट पेश होता था तो रेलवे बजट पेश होता था। ये कृषि प्रधान देश है, कृषि बजट नहीं पेश होता था लेकिन रेलवे पेश होता था। क्यों? उसका महत्व था, उसके प्रति जवाबदेही थी। ये सरकार ने जिस दिन से रेलवे बजट खत्म कर दिया, लोगों की आंखों में धूल झोंकना शुरू हो गया है। आज रेलवे में क्या हो रहा है, क्या नीति बन रही है, आम इंसान तक पहुंच नहीं पाती है। मीडिया के जरिए जितनी चीजें लोगों को पता चलती हैं उसके अलावा कुछ नहीं पता चल पाता है। आप देखिए, इन्होंने जैसे अभी प्रेमपाल जी बता रहे थे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लीजिए, उसमें पहले 4 चीजें लगती थी, आज 8 चीजें चार्जेस लग रहे हैं। वैसे ही उसी राह पर आज रेलवे चल रही है। फेयर आपने बेस फेयर वही रखा हुआ है, आप तमाम चार्जेस के नाम पर चार्जेस रेलवे का फेयर बढ़ाते जा रहे हैं। आप साधारण वेटिंग रूम में चले जाइए, वेटिंग रूम में आपसे 20 रुपया मांगेगा आपको अगर फ्रेश होना है तो। ये क्या चल रहा है? आपको रिटायरिंग रूम का पैसा अलग से देना पड़ रहा है, चार्जेस हर चीज के आपको रेलवे के प्रीमाइसिस में कदम रखने का पैसा लग रहा है। या अगर आप रेलवे के बजट को खत्म कर देंगे, रेलवे के प्रति जो सरकार की जवाबदेही है वही जनता के सामने नहीं आएगी, तब इस तरह की घटनाएं रोज बढ़ती चली जाएगी। बड़ी अच्छी बात कही। सुपरफास्ट ट्रेन के नाम पे सामान्य सैकड़ों ट्रेन को सुपरफास्ट कर दिया। क्या सुविधा दी आपने सुपरफास्ट में? कोई सुविधा नहीं दी। आज 6-7 साल हो गए इस। ठीक है तिवारी, आएंगे आपके पास, आएंगे अनिल भाई, आएंगे आपके पास। आपने बड़े बुनियादी सवाल उठाए। मैं प्रमोद जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। आप सुपरफास्ट लिखो उसका नाम, डबल सुपरफास्ट लिखो, ट्रिपल सुपरफास्ट लिखो, बुलेट लिखो, सुपर बुलेट लिखो, जो मर्जी आए सो लिख दो ट्रेन पर। लेकिन मुझे ये तो बताए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कि जब ट्रेन 12 घंटे की बजाय 36 घंटे में पहुंचेगी तो मैं हर्जाना किराया वापस करोगे? अरे इस देश में तो ऐसा हो गया, भुवनेश्वर जानी थी, पटना चली गई ट्रेन, बाद में पता लगा रहे पटना क्यों आ गई, बोले आ गई, और कोई पुरसन हाल नहीं, और चार्ज आप बढ़ाते जा रहे हो। प्रमोद जी, हिंदुस्तान की 90% जनता सस्ता सुरक्षित सफर चाहती है। उसकी 2 ही अपेक्षाएं हैं रेलवे से, सस्ता और शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए, दिवंगत नहीं हो। 2 ही अपेक्षाएं हैं। वो कहीं ये नहीं चाहती कि इसमें परफ्यूम छिड़कते रहे बार बार। फिर ये क्यों? अमिताभ जी देखिए कैसी विडंबना है कि इस देश की जो व्यवस्था है वो लोक कल्याणकारी का दावा किया जाता है, दंभ भरा जाता है, और सरकारें लोक कल्याणकारी कही जाती हैं कि जिसमें कि लोक का कल्याण होने की बात हो, लेकिन यहाँ लोक की चमड़ी उधेड़ने की प्रक्रिया चल रही है जी। आप जो अभी कह रहे हैं कि एक वहाँ पर एक परफ्यूम छिड़क देंगे, आप देख लीजिए प्लेटफार्म पर चले जाइए, गंदगी का साम्राज्य मिलता है। अपवाद में 2-4-6 जिलों के आप जो बड़े बड़े कवाल्स टाउन्स हों, बम्बई ये वो, वहाँ की छोड़ दीजिए, वहाँ की गंदगी का हाल देख लीजिए। ट्रेन के एसी कोचेस की गंदगी का हाल देख लीजिए, ट्रेन के लेट होने का देख लीजिए कि 24-24 घंटे लेट हैं।
वहां पर यात्रियों की असुविधा असुरक्षा देख लीजिए, लूटपाट देख लीजिए। वो व्यवस्था देने का जो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है उससे उसका कोई सरोकार नहीं है, उसका लेना देना नहीं है। लेकिन उसके ऊपर चार्ज दर बढ़ा देंगे। मुझे तो लगता है अमिताभ जी कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया इसके सरकार ने की है, लोक कल्याणकारी राज्य की तो सारी चीज़ें किनारे हो गई हैं और लगता है उस राज्य की जो परिकल्पना थी उसको धता बता के किनारे किया जा रहा है और पूरी तरीके से इस देश को निजी हाथों में सौंपने की जो उपक्रम हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, वो बैकडोर से, फ्रंट से, सामने से, चौतरफा हो रही है। ये भी उसी का एक हिस्सा मुझे लगता है, क्योंकि रेलवे को भी ये सरकार संदेश और संकेत दे चुकी है कि रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो लगाने का चल रहा है कि यूजर्स चार्जेस का, तो ये यूजर्स चार्जेस करके पहले ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखिए एक यात्री के ऊपर इतना है, इतना आपका प्रॉफिट है, ये लीजिए, फिर उसको प्राइवेटाइज कर देंगे और वो फिर उस पर लगा देंगे ताकि सरकार पर ये तोहमत भी ना आए कि साहब देखिए प्राइवेटाइजेशन किया और उन्होंने बढ़ा दिया। अब मैं राजनीतिक मित्रों के पास चलता हूं, जो मुझे लगता है। जी बिल्कुल ठीक बात प्रमोद जी। मैं भाजपा के पास सबसे अंत में आऊंगा क्योंकि उनको उत्तर देने होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा के पास चलूंगा एक अपने मन की बात कह के। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि रेलवे ये भी कह सकती है कि जब अमिताभ अग्निहोत्री टिकट लेने जाएंगे कि भाई डंडा पकड़ के चढ़ोगे, घुटने मजबूत हैं, ऐसे बिना पकड़े चढ़ जाओगे। मैं कहूंगा डंडा पकड़ के चढ़ूंगा, तो कहेंगे 10 रुपया ज्यादा लगेगा, ये डंडा पकड़ने का सरचार्ज है, और नहीं तो सीढ़ी फलांग के चढ़ो, जियो मरो तुम्हारी। ऐसा मत करिए अभिषेक जी। स्वच्छ प्लेटफॉर्म, स्वच्छ शौचालय, पीने योग्य पानी, पंखा, बैठने के लिए बेंच, ये बुनियादी चीजें चार्ज से मिलेंगी क्या? तो बिना चार्ज क्या मिलेगा हमको फिर, ये भी बताओ अभिषेक जी। जी अमिताभ जी, अभी जो आपने बात कही मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। लगभग 2.5 करोड़ आदमी उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में मिलाकर के रोज ट्रेन से चलता था जब हमारी ट्रेनें चल रही थी, और मैक्सिमम जो रिकॉर्डेड है उत्तर प्रदेश का, वो हिंदुस्तान का, वो लगभग 4 लाख आदमी है जो कि हवाई जहाज से चलता है। तो 4 लाख आदमी वर्सेस 2.5 करोड़ आदमी प्रतिदिन का डेटा है ये। इसको आप 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल डेटा हमें मिल जाएगा। जो 2.5 करोड़ आदमी चलता है वो आदमी बहुत गरीब तबके का भी चलता है, और शायद जो बड़े लोग हैं वो कभी कभी शौकिया हो सकता है कोई ट्रेन से जाता हो, बाकी नहीं जाते। हमको एक सिस्टम ऐसा रखना पड़ेगा देश में जिसमें कि अगर किसी आदमी को एक बिना यूजर फी चार्ज दिए हुए, बिना उसको, और ये जो बुनियादी सुविधाएं इनके लिए हम जो ऑलरेडी जो खर्चा दे रहे हैं, ऑलरेडी जो हम कीमत चुका रहे हैं, वो उसके टिकट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। आपको साफ पानी, साफ वॉशरूम्स और साफ बेड और लिनन मिलने के लिए कोई बहुत महंगा काम नहीं है अपने आप में। धोबी आपको कितने का आता है और स्वीपर्स कितने के मिलते हैं। तो ये हमारा जो ऑलरेडी सिस्टम है उसको अगर हम ठीक से चलाएं तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं इसको। लेकिन व्यवस्था को जिस तरीके से बेचने का काम हो रहा है, जितने स्ट्रेटेजिक एसेट्स देश ने बनाए हैं पिछले 60-70 सालों में, उसको लगातार मोनेटाइज करने के नाम पे बेचने का काम हो रहा है। आपने एक शब्द शायद ध्यान दिया हो, ना ध्यान दिया हो, जो इसमें इस अनाउंसमेंट के साथ जुमले में नीति आयोग के भी लोग थे वहां, जो फेंका गया, दैट वाज रेलोपोलिस। कि रेल के जिस तरह मेट्रोपोलिस होंगे तो रेलोपोलिस बनाए जाएंगे। और इसमें जापान का उदाहरण दिया गया, साउथ कोरिया का उदाहरण दिया गया। लेकिन साउथ कोरिया और जापान में आज भी अगर आप देखेंगे पर कैपिटा, एटलीस्ट साउथ कोरिया की मैं बात कह सकता हूं ज्यादा उससे, कि पर कैपिटा फीस के हिसाब से वन ऑफ द लोएस्ट एंड द चीपेस्ट नेटवर्क दुनिया में अगर कहीं है तो साउथ कोरिया में है। वन ऑफ द चीपेस्ट नेटवर्क, रेल नेटवर्क का पर कैपिटा कैपिटल के हिसाब से अगर कहीं है तो चाइना में है। और इसको इस तरीके से बढ़ाना, रेलोपोलिस में के नाम बनाने से आप उसको बेच करके सिर्फ पैसा उसको कमाने का साधन बना लीजिए, वो गलत है। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज और है अमिताभ जी, इसमें जो हमको देखनी पड़ेगी कि आज की तारीख में भी हिंदुस्तान का लगभग 70% फ्रेट रोड से चलता है, जबकि किसी भी देश में जहां फ्रेट का मूवमेंट बड़ा होता है, जो इतना बड़ा देश है जितना बड़ा हिंदुस्तान है, वहां 70, 80, 90% फ्रेट रोड से
रेल से चलता है रादर देन रोड। उससे क्या होता है, हमारी रोड्स डीकंजेस्ट होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां। अगर हम रेल को और महंगा करते जाएंगे तो हमारा फ्रेट और रोड पे शिफ्ट हो जाएगा, पैसेंजर ट्रैफिक और रोड पे शिफ्ट होता जाएगा। जहां पर कैपिटा रोड किलोमीटर इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट है और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो हम दोनों तरफ से गलत कर रहे हैं। ठीक बात, अगर हम इससे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंड्यूस करेंगे तो हमारे सड़कों मैं प्रियंका ऑलरेडी फ्रेट जो 70% ठीक है अभिषेक जी, वो गलत चल रहा है। मैं प्रियंका गुप्ता के पास चलूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। एक बात कहूंगा, जापान, कोरिया, चाइना, यूएसए, वहां क्या हो रहा है मैं नहीं देखता कभी। मसला यह है, वहां का सबसे गरीब हमारे यहां के सबसे अमीरों के आसपास जब खड़ा होता हो तो वहां का देख के क्या करेंगे? हमारे यहां के आम नागरिक की पेइंग कैपेसिटी कितनी है ये तो देखो जी। अरे वो दे भी सकता है या नहीं? जिसके शरीर में खून ही 1 लीटर बचा, उससे रक्तदान कराओगे? मर नहीं जाएगा? जो कनस्तर और बोरी लेके ट्रेन में चल रहा, बकरी लेके, साइकिल लेके, दूध लेके, सब्जी लेके, वो कहां कहां तक चार्ज देगा? वो तो सल्फास खा लेगा। प्रियंका गुप्ता, देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये पहली बार तो आधुनिकीकरण हो नहीं रहा है, इससे पहले भी आधुनिकीकरण हुआ है। और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगी कि ये बजट के वक्त क्यों नहीं बोला गया? बजट तो पेश हो गया, मार्च में 4 घंटे बोला गया, उसमें इसको लेके कोई बात ही नहीं रखी गई। तीसरी चीज, आप ये बताइए कि जब सामान्य बजट को रेलवे बजट से जोड़ दिया जाएगा तो उसमें जो रेलवे पे खर्च होना है वो कहां से आएगा? आप रेलवे पे खर्च करने के लिए आम आदमी की पॉकेट से झाड़ने की कोशिश करते हैं। कभी जनता जो हुआ करती थी वो जो है जनार्दन हुआ करती थी, आज वो जजमान हो चुकी है। सिर्फ निकालना जानती है सरकार कि किसी भी तरीके से निकाल लिया जाए उसकी जेब से। आज कोरोना महामारी का समय है, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए आप कहाँ बिल्कुल आसमान छुए जा रहे हैं। वहां ट्रेन का सफर आम आदमी के लिए सुविधाजनक है। आप रेलवे में सफर करने वालों से पूछिए, बेचारे जो जनरल डिब्बों में सफर करते हैं, शायद सांस भी नहीं ले पाते हैं, वो इस तरह से सफर करते हैं। आप उनको क्या सुविधा देंगे? कौन सी सुविधा दे देंगे? आप परफ्यूम लगा के उनके क्या जो पसीना है उसको सुखा देंगे? वास्तविकता समझने की कोशिश करिए कि इस देश की जनता की डिमांड क्या है। आज कोरोना महामारी के समय देश की जनता वैसे ही त्राहिमाम है, व्यापार ठप हो चुका है, आपकी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, सैलरी आधी आ रही है, पूरी आ रही है, सरकारी नौकरियां है नहीं। आप देखिए किस तरह से ये पूरा देश चल रहा है आज की डेट में। और ऐसे समय पर सुंदरीकरण करने या उसके आधुनिकीकरण करने पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको ये सब करना था तो नीति आयोग ने को पहले बताना चाहिए था। आपका नीति आयोग क्या कर रहा है? वास्तव में सवाल तो पूछे जाने चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, आपने भी ठीक अच्छे सवाल उठाए। व्यवस्था क्यों नहीं रखी उसमें? ठीक है, हवा फायर कर रहे थे। ठीक है प्रियंका, अब रुकना होगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा। ओपी सिंह साहब हैं। ओपी सिंह जी, एक राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह से अलग परे हटके एक निरपेक्ष सवाल खड़ा होता है। भारत के प्रति व्यक्ति की जो रेलवे में चलता है उसकी पेइंग कैपेसिटी तो देखो महाराज, बिना उसको देख के बढ़ाई चले जाओगे। किसी ने नहीं कहा कि आप वैकुंठ बनाइए रेलवे स्टेशन। हम जानते हैं अपनी जेब, हम तो कह रहे बदबू ना आए ऐसा प्लेटफार्म, चोरी नहीं हो, मुठभेड़ नहीं हो, हेड ऑन नहीं हो, रेलवे का आदमी मरे नहीं, डब्बा नहीं पलटे, ऐसी यात्रा और समयबद्ध कम कीमत वाली यात्रा। भारत को ये 3 चीजें चाहिए। रेलवे बोर्ड मुझे लग रहा कल ये भी कह देगा कि टॉयलेट में अगर पानी चाहिए तो 10 रुपया अलग दो, नहीं तो बिना पानी के रहोगे। ये क्या तमाशा हो रहा है? सब तरफ से दूर है। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात से शायद कोई व्यक्ति इत्तेफाक न रखता हो कि जो रेलवे की कुछ साल पहले दुर्दशा थी और आज की रेलवे व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। इसको कोई हम समझते टाल नहीं सकता। रेलवे की आवाज में क्या सुनिए, आ रही जी, हालात वही थी जी जो पहले प्राइमरी स्कूलों की और जिला अस्पतालों की थी कि एक गरीब वर्ग तो जाता था, लेकिन जो एक मध्य वर्गीय या एक जो अपने को
एक बड़ा तबका कहता था, वो जाने से कतराता था। लेकिन धीरे धीरे सरकारों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी सरकार ने, सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की, चाहे दिल्ली में की, चाहे गुजरात में किया, चाहे किया, कि प्राइमरी स्कूलों में मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय भी जाने लगे। अस्पतालों की व्यवस्था ऐसी हुई कि जाने लगे। मेरा ये कहना है कि भारतवर्ष में लगभग 7,000 रेलवे स्टेशन है। जो मैंने सुना है या जो मुझे जानकारी मिली है रेलवे विभाग के अधिकारियों के द्वारा, कि सभी स्टेशनों पर नहीं, पूरे भारतवर्ष के 10 से 15 मतलब 700 से 750 स्टेशनों पर यूजर चार्ज की व्यवस्था की जा रही है। ये उन स्टेशनों पर व्यवस्था की जा रही है जो स्टेशन अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले हैं, या उन स्टेशनों की जा रही है जिनका पुनर्निर्माण, आधुनिकीकरण और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम कहते हैं कि अगर रेलवे विभाग इस बात को कह रहा कि हम यूजर चार्ज बहुत मामूली लेंगे, लेकिन हम स्टेशनों की कायाकल्प बदलेंगे। देखिए, राजनीतिक अगर मंच को समाप्त कर दिया जाए तो आज रेलवे की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। आज स्टेशनों पर जाइए, साफ सफाई, लेकिन उस व्यवस्था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 78 में चाइना से बेहतर भारत की रेल का सिस्टम था। मैं ऐसा नहीं कहूं महाराज की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने भी रेल में यात्रा किया है। रेलवे स्टेशनों पर मैं गया हूं और वहां की जो व्यवस्था मैंने देखी है और मैं आज की व्यवस्था देखता हूं तो उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जी ठीक बात है। मैं ब्रेक पर जाऊं, एक बात और कह दूं, सिंह साहब ने जो बात रखी, ये बदलाव सब में हुआ। ओपी सिंह का घर, अभिषेक मिश्रा का घर, प्रेमपाल जी का घर, प्रियंका का घर, अनिल तिवारी का घर, प्रमोद जी का घर, सबके घर बदले। पहले छप्पर था, फिर खपरेल हुई, फिर टीन हुई, अब सीमेंट हो गया। यह प्रक्रिया तो चलती है, दुनिया के हर कोने में चली। यह बात तो हमको समझनी पड़ेगी। और सारा कायाकल्प एक समय में हुआ, यह कहना भी उचित नहीं। एक बात और कहता हूं, अभिषेक मिश्रा बैठे हैं, ये विश्व भर की आर्थिक स्थिति परिस्थिति पर अध्ययन करते रहते हैं। 1978 ही फिर याद करो, 1978 में प्रमोद भाई, 1978 में इस देश की जीडीपी चीन की जीडीपी के बराबर थी। वो कहां पहुंच गए, हम कहां हैं? तब चार्ज तो तमाम लग गए। अब उन चार्ज को कहां तक वजन झेलेंगे? अरे ये तो देखो जो चल रहा है। और एक बात जो मेरे मित्र ने कही, सिंह साहब ने, मैं उसको फिर कहूं, रेलवे बोर्ड ने इसमें चतुराई बरती है। जिन 1050 स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है, भारत की रेलवे का 85% ट्रैफिक वहीं से है। तो आपने सब तो निचोड़ लिया महाराज। अब खिमसेपुर में, दिबियापुर में, झींझक में कौन सा ट्रैफिक है रेलवे स्टेशन में? दिन भर में 10 लोग चढ़ते और 5 उतरते। वहां कौन सा है? जसवंत नगर में कोई ट्रैफिक है? बताओ हमको। और ट्रैफिक और सच पूछिए तो मोर देन 50% ट्रैफिक जो है रेलवे का, वो हिंदुस्तान के 50 स्टेशन तक कन्फाइंड है। वो जो ओवरलोडेड स्टेशन है, आप वहीं लगा दो तो 50% यात्री आ गया आपके शिकंजे में। ये भी एक सवाल है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसको भी समझेंगे। बात हो रही है रेलवे को लेकर और रेल यात्रियों के लिए आने वाली परेशानी को लेकर, क्योंकि इसी साल की शुरुआत में रेल भाड़े के किराए में इजाफा हुआ, फिर प्लेटफॉर्म टिकट में 5 गुने का इजाफा कर दिया गया। अब यूजर चार्ज पर बात हो रही है। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। प्रेमपाल जी अभी मुझे बता रहे थे कि जो यात्रियों से आने वाला रेवेन्यू है, सिंह साहब, ओपी सिंह जी, उसका आज की तारीख में रेलवे का 50% हिस्सा गिनिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इससे आता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से 50% ट्रैफिक का रेवेन्यू आता है।
ये तो 1000 लपेट लिए स्टेशन, बचा कौन? जहां भी 1000, 2000, 5000 आदमी दिन भर में चढ़ता उतरता, वो सब स्टेशन इसमें आ गए। बाकी झींझक और खिमसेपुर और दिव्यापुर बचा है, जहां सोमवती अमावस्या को भले आदमी मिल जाए, गंगा नहाने जाए, चढ़ जाए ट्रेन में, बाकी कोई न उतरता न चढ़ता। प्रेमपाल जी, एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है मेरे लिए कम से कम, कि जो बेरोजगार नौजवान है वो लाखों की संख्या में इम्तिहान देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन से आता जाता है। उसकी जेब में पहले पैसा लिमिटेड, और उस पर और टैक्स पर टैक्स लग जाएगा, तो करोड़ों बेरोजगार जाएंगे आएंगे कैसे? ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये जहाज से तो जा नहीं सकते, ना इनके पास फॉर्च्यूनर है कि उसमें बैठ के चले जाएंगे। ये तो रेल पथ ही आश्रित है। किसी सेंटर पर बड़ा इम्तिहान होता है, आप वहां के रेलवे स्टेशन पर जाके देख लीजिए। अरे कुंभ में आदमी आना कम हो जाएगा। प्रेमपाल जी क्या कहते हैं? मैं इसके एक दूसरे आयाम पर जी। जाऊंगा। समाजवादी शब्द हमारे संविधान में हैं और हमारे लगातार के प्रवचन, भाषण, शिक्षा से हमारे दिमाग में एक समाजवादी व्यवस्था बना दी गई है। और उसके हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि आप कह रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं, कि हमें एक बराबरी के हक के लिए, जो कि प्रश्न आपने उठाया कि बेरोजगार कैसे जाएंगे, मजदूर कैसे जाएगा, हमें ज़्यादा उसके पक्ष में सोचना होगा। लेकिन हमारी ग्लोबलाइजेशन ने हमें हमारी एक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया है, सुविधाओं को, निश्चित रूप से उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमारे पास हवाई जहाज़ है। मैं तीसरा इसमें से आयाम जोड़ रहा हूँ। अब जिसने किसी ने कभी कहा कि रेलवे ने तरक्की की है, तरक्की का हाल ये है कि पिछले साल हमारा ऑपरेटिंग रेशियो पिछले सबसे ख़राब रहा है, यानी कि 98 रुपये खर्च करके हमने 100 रुपये कमाए, सिर्फ 2 रुपये। अब इन 2 रुपये में हमारे पास व्यवस्था फाइनेंस की है कि हम रैपिड रेट कैसे चलाएंगे, NCT कैसे कराएंगे, मेट्रो को कैसे पैसा देंगे, बुलेट ट्रेन कैसे चलाएंगे, रेलवे ट्रैक को कैसे अपग्रेड करेंगे, ब्रिजेज को कैसे अपग्रेड करेंगे, कश्मीर कैसे ले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट कैसे ले जाएंगे। निश्चित रूप से पैसे का मामला है। अब इसमें रास्ता क्या है, अगर मेरा अनुभव है, निश्चित रूप से मुझे अपनी प्रायोरिटी करनी होगी कि इस देश की अगर गरीब जनता है और दुनिया की सबसे कम उसकी पर कैपिटा इनकम है, तो पहले मैं उसके बारे में सोचूंगा। अब उसके लिए पैसा कैसे बचाया जाए, मेरे अपने रास्ते से हमारी अपनी कुछ फिजूल खर्चियों को कम करना होगा। कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि पिछले दिनों बंगला पियन को किया है, कुछ और जो मीटिंग होती थी उनको कम किया है। हमें पैसा वहाँ भी, जो फैसिलिटीज़ हैं सरकार की, आप ये न मान के चले कि सारा देश सफ़र करे और हमारे पास पेंशन और हमारे सरकारी कर्मचारियों को उतना ही चलता रहे। ये कदम थोड़ा सा कठोर जरूर है, ये पहला। दूसरा में एक और, कि हमारे काम करने की पूरी कार्य प्रणाली को बदलना पड़ेगा, चुस्ती लानी पड़ेगी। अब आप जैसे का कहा कि आप मुरादाबाद के स्टेशन को देखिए तो बदबू आएगी, पुरानी दिल्ली को देखेंगे बदबू आएगी। हमें बहुत सख्ती से, सिर्फ आपके पैसा उड़ेलने से ही नहीं काम चलेगा, ना प्राइवेटाइजेशन से, जब तक कि हम एक वर्क कल्चर को ना बदलें। ठीक, वर्क कल्चर बदलनी चाहिए। मैं अनिल तिवारी के पास चलूंगा। तिवारी जी, 2 सवाल है मेरे बस, बाकी अपना अपना ख्याल रख सकते हैं। मेरे लिए 2 ऐसे वर्ग हैं जो अपना ख्याल चाह के भी नहीं रख सकते। बेरोजगार युवक युवती जो नौकरी के लिए ट्रैफिक मूवमेंट करता है, और मजदूर तबका। 12 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र का मजदूर है जो ट्रेन से ही मूव करता है। वो कहां से जाएंगे, कैसे आएंगे? तिवारी जी, कैरियर इसीलिए कहा जाता था भारतीय रेलवे को जी। अब इसीलिए आप ये बताइए कि आप, जैसे कि ओपी जी अभी बता रहे थे कि रेलवे का चेहरा मोहरा बदल गया है, क्या बदला है बताइए? सामान्य लोगों के लिए कौन सी ट्रेन चली है? जितनी ट्रेन चली है वो हायर क्लास के लिए चली है। एक ट्रेन चलती थी गरीब रथ, उन्होंने एक कारण दिखा के आईसीएफ और आरपीएफ के कोचेज नहीं है, आपने उस ट्रेन को भी एक साजिश के तहत बंद करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जब राजधानी में एलएचबी कोचेस लग सकते हैं तो गरीब रथ में क्यों नहीं लग सकते हैं? और जैसा कि प्रेमपाल जी ने बताया, ऑपरेटिंग रेशियो की बात की, और बीजेपी वाले ये बताएं
कि आपने कैंसलेशन चार्जेस बढ़ा दिए, आपने वेटिंग लिस्ट का पैसा देना वापस लौटाना बंद कर दिया, आपने रेलवे प्रीमाइसिस में सांस लेने तक के पैसे अपने वसूल कर लिए। कितना ऑपरेटिंग रेशियो आपने कम किया? लालू जी के समय पर 95 तक ऑपरेटिंग रेशियो पहुंच गया था, आज 98 पर है ऑपरेटिंग रेशियो। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने इतना पैसा लोगों की जेब से लिया और सुविधा के नाम पे आपने शून्य दिया है। किस दिशा में जा रही है रेलवे? ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, आनंद भाई रुकना होगा। ओपी सिंह जब बोलेंगे तो उसका जवाब देंगे। मैं प्रमोद गोस्वामी के पास जिक्र करूंगा। प्रमोद जी, बाकी सब लोग चलो अपना अपना को रास्ता खोज लेंगे, लेकिन मेरा मजदूर और मेरा बेरोजगार वो कैसे जाएगा? सब्जी वाला, दूध वाला, मजदूर, बेरोजगार, वो कैसे चलेगा? अमिताभ जी, ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये इस देश की सरकार जो है वो इस अभिजात वर्ग से कंपेयर कर रही है। यहाँ बेरोजगारी की स्थिति है, गरीबी पर कैपिटल क्या स्थिति है उसकी, उस पर उसकी कोई चिंतन नहीं है। अगर खाली रेलवे में भ्रष्टाचार और व्यवस्थाओं में संशोधन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि आज से पहले, अगर जो आप 78 की बात कर रहे हैं कि चाइना से बेहतर स्थिति थी, तो घाटे को आप देख लीजिए, घाटा बढ़कर आज कहाँ आ गया। ये सफ़ेद हाथी क्यों होता जा रहा है? सरकार इस पर चिंतन अगर करे तो मैं समझता हूं कि शायद इन सारे, बजाय इसके कि फेयर बढ़ाया जाए, बजाय इसके कि ये चार्जेस और बढ़ाए जाएं या यूजर्स चार्जेस लगाए जाएं। अच्छा ये बताइए, एयरपोर्ट से आप इस देश के रेलवे स्टेशन की तुलना कैसे कर सकते हैं और उनको कैसे व्यवस्थित कर देंगे? ये खाली आप किसको बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया अपना रहे हैं? क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि वहाँ आप एयरपोर्ट पर चार्जेस ले रहे हैं वो आप रेलवे स्टेशन पर लेना शुरू कर देंगे? वहाँ सुविधाएं क्या दे रहे हैं आप? वहाँ के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे लटक रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। रेलवे के खाली अगर वॉशरूम का किवाड़ खोल दीजिए, अगर खुला रह जाए तो उसमें भपका निकलेगा कि वहाँ आदमी कोच में जाना मुश्किल हो जाता है। तो इन व्यवस्थाओं पर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, सरकार को उस पर चिंतन करना चाहिए, सरकार को उस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए बजाय इसके चार्ज के। जी प्रियंका जी, हम कह रहे हैं आपके रास्ते अच्छे हैं, मैं विवाद में नहीं पड़ता, फिर भी मैं कह रहा हूं ये जो निपट गरीब तबका है, जो बहुसंख्यक यात्री वर्ग है भारत की रेलवे का, वो कैसे चलेगा? जिसमें मजदूर है, सब्जी वाला है, फेरी वाला है, दूध वाला दूधिया है, बेरोजगार नौजवान है, वो लोग कैसे चलेंगे? देखिए, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पर जनता का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप अर्थव्यवस्था की लंका तो पहले ही लगा चुके हैं, अब आप आम जनता, जो गरीब जनता है, उसकी जेबों की लंका लगाने पर लगे हुए हैं। हर तरह से आप वसूली पर लगे हुए हैं। जनता को सुविधाओं के नाम पर आपने कुछ नहीं दिया, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो आप देखिए लॉकडाउन की व्यवस्था हो, आपने जनता को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं किया। और आज आपसे पूछा जाए, वो सड़कों पर जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई लॉकडाउन के दौरान, उनका भी आपके पास डेटा नहीं है। ये तो एक आश्चर्यजनक बात हो गई। उसके बाद ये पूछना चाहती हूँ कि अगर, जैसा कि आप अभी कह रहे थे ओपी सिंह जी, कि आपने चेहरा मोहरा बदल दिया है, जो है रेलवे जो प्रकरण है उसका, आप ये बताइए, जब आपने सब कुछ बदल दिया है तब उसमें फिर आपको सरचार्ज लगाने की क्या जरूरत है? आपको तो व्यवस्थाएं ही सुधारनी है, आप व्यवस्थाएं सुधार नहीं पाए हैं और आप सारा बोझ जनता की जेबों पे डालना चाहते हैं। आपको जरूरत है कि गांधी जी के चश्मे से आप जनता को देखें, सिर्फ उसको स्वच्छता अभियान की तरह ना यूज करें, शौचालय के ऊपर ना लगाएं। आपको जनता को समझना पड़ेगा कि गांव की जनता और शहर की जनता में क्या अंतर है, उसकी कमाई में क्या अंतर है। ठीक है, रुकना होगा भाई। गांधी जी का चश्मा लंदन में ऑक्शन हो रहा है ना, तो अब गांधी जी के चश्मे से कहाँ देख पाएंगे कोई, वो तो ऑक्शन में चला गया। ठीक है, खैर मैं अभिषेक मिश्रा के पास चलता हूं। अभिषेक जी, एक बुनियादी बात इस बहस के अब तक के बिंदु से हट के कहता हूं, वो हर क्षेत्र पर लागू है, उस पर उत्तर दीजिएगा। कोई आके कलेक्टर मुझसे कहे, चीफ सेक्रेटरी कहे किसी राज्य का, या कैबिनेट सेक्रेटरी कहे कि भाई हम ऐसा चाहते हैं, ताज मानसिंह और ओबेरॉय होटल जैसे बाथरूम हम हर सड़क में बनाएंगे। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल होगा पैसा कितना लोगे? बोले 100 रुपया पर एंट्री। तो मैं कहूंगा ऐसे मत बनाओ भारत में भैया, या पूरे जिले में एक बना दो,
जो उतने संपन्न हो वहां चले जाए, बाकी सादा वाले बना दो जिसमें 1 रुपया में आदमी चला जाए। नहीं तो आदमी किडनी खराब कर लेगा, 100 रुपया तो नहीं देगा। भारत में यह भी तो देखना पड़ेगा। बोले जी हम आपको समोसा इटली के बोन चाइना वाली प्लेट में सर्व करेंगे और 2 नैपकिन ऊपर और 2 नीचे लगाएंगे और दस्ताना पहन के देंगे ना जी। तब तो समोसा आप 150 रुपए का कर दोगे 2, फिर खा कितने लोग पाएंगे? यह भी तो हमको देखना है अभिषेक जी। बिल्कुल अमिताभ जी, क्वालिटी की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है फिट फॉर पर्पस होती है, जो अभी आपने बात कही कि हम कौन सी क्वालिटी है, किस लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस है जो हमारा पर्पस सर्व कर सके। अगर पर्पस है 2.5 करोड़ गरीब हिंदुस्तान रोज आराम से सस्ते रेट पे एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अपना घर परिवार ले जा सके, तो हमको उस लेवल पे यूजर चार्जेस रखने होंगे। इसमें अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम भी समझने की कोशिश करें अमिताभ जी, तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक तरीका बनाया जा रहा है कि अलग अलग हेड्स क्रिएट करके, नॉन टिकट प्राइस के हेड्स क्रिएट करके लोड बढ़ा दिया जाए यूजर पे, लेकिन हमें कहने को मिले, हम जब बजट का भाषण देने के लिए खड़े हों, जब हम लाल किले से बोलें, तो हम ये कह सके कि हमने आज तक कभी भी या हमने इतने सालों में पैसेंजर का किराया नहीं बढ़ाया। जबकि फ्रेट चार्जेस की सच्चाई है कि 2018 में भी बढ़े, 19 में भी बढ़े, 20 में भी बढ़े। तो हमको फिट फॉर पर्पस का जो कॉन्सेप्ट है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब चीजें सिर्फ वैश्विक दुनिया के हिसाब से बना दें। भाई अडानी रेलवे आज चलनी शुरू हो गई है, ऑलरेडी हम 60 स्टेशन को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। जो रेलोपोलिस है उसके पीछे अगर आप समझिए तो मुझे लगता है मकसद सरकार का है कि जो सरकारी एसेट्स हैं उनको अपने चुने हुए लोगों को दे दिया जाए। 60 स्टेशन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई में, जिसमें कि अलग अलग स्टेशन अलग अलग प्राइवेट लोगों को 60 साल के लिए लीज पे देने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक बैकग्राउंड बना रहे हैं कि भाई हमको यूजर चार्ज देना है, हमें उसको स्वच्छ बनाना है, हमें उसको सेफ्टी बनानी है। आप रेलवे की सिक्योरिटी यूजर चार्जेस से नहीं कर पाएंगे। अभी कोई कह रहा था हमारे पैनल पे कि इसकी पटरियां डालनी है, नए इंजन बनाने हैं, वो यूजर चार्ज से नहीं होना, वो तो सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, आप प्राइवेट इक्विटी लाइए, आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स लाइए, कहां लाना है इन्वेस्टमेंट वो भी सरकार को चूज करना पड़ेगा पॉलिसी के हिसाब से। तो ये बिल्कुल गलत दिशा में पॉलिसी जा रही है। प्राइवेटाइजेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता हिंदुस्तान जैसे देश में, और बाकी बहुत सारे देशों में प्राइवेटाइजेशन वर्क नहीं किया है। आप इंग्लैंड का, अगर यूके का उदाहरण देखेंगे तो वहां प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर नेशनलाइजेशन हुआ, फिर प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब फिर नेशनलाइजेशन हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट कि किसी भी चीज में आप लगा दीजिए तो चल जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर ही कर लेता तो दुनिया में देशों को करने की जरूरत ना पड़ती। तो हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और सरकार को इसको कम रखना चाहिए। इसका मैं विरोध करता हूं। मैं ओपी सिंह जी के पास आऊंगा। एक टिप्पणी छोटी सी जहन में आ गई, वो करते हुए, निजीकरण पैरासीटामोल नहीं है। कोई भी बुखार हो उस वक्त तो उतरी जाएगा ना ब्रह्मास्त्र है, ना राम रक्षा स्तोत्र है, ना बजरंग बाण है। 50-50 का खेल है। चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो फिर बैक टू स्क्वायर वन। ये भी समझना चाहिए। ओपी सिंह साहब, मेरा मूल प्रश्न वहीं पर आके टिकता है। मुझसे कोई आदमी आके कहे कि भाई वहां रसला में हमने रेलवे स्टेशन को पेरिस जैसा बना दिया, लेकिन अब उस घुसने के 500 रुपया देने होंगे अलग से। क्या तो रसला का तो आदमी जाएगा नहीं, और पेरिस वाला रसला जाएगा क्यों घुसने के लिए? क्या करेंगे? हमें चाहिए 1 रुपया 2 रुपया की टिकट लगे एंट्री की, और रसला में जो आदमी रहता है वो चला जाए, यही ना। वरना पूरे रसला विधानसभा में, एक से सुन लो बात, पूरे रसला विधानसभा में क्षेत्र में उमाशंकर सिंह समेत 5 आदमी 10 आदमी निकलेंगे जो स्टेशन से फिर जा पाएंगे। गलत कह रहा हूं भैया? गरीब तो दूर से देखेगा। अरे ताजमहल पे टिकट लगाओ महाराज, रेलवे स्टेशन पे लगाओगे? सिंह साहब। अमिताभ जी, मेरा यह मानना है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हर सरकार सुधारात्मक प्रक्रिया को सतत जारी रखते हैं। रेलवे बोर्ड ये कह रहा है कि हम मामूली
हम मामूली यूजर चार्ज लेकर के अगर हम यात्री को अत्यधिक सुविधा दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि इसमें कोई बेईमानी नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था जो हमने पहले देखी है और जो आज व्यवस्था है, अगर हम ईमानदारी की बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, अभिषेक जी सपा के नहीं है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की नहीं है, क्या अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि उसमें बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने आम जनता को सुविधा दी है कि नहीं दी है? आधुनिकता से हमने जोड़, अब आप चाहते हैं कि सुविधा भी मिले और बाबा आदम की व्यवस्था भी चालू रहे। पहले वाला वही टूटा बेंच, पंखा डुरू, शौचालय गंदा, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, ट्रेन में आप प्रवेश करो तो गंदगी का अंबार। मतलब सुधार हुआ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि यूजर चार्ज ज्यादा लगे कम लगे। मैं नहीं चाहूंगा कि गरीबों के, मध्यम वर्गीय और उनको ये चार्ज लगे, उनके ऊपर आर्थिक बोझ हो, लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए रेलवे बोर्ड जैसा कि कह रहा है कि हम मामूली चार्ज लेंगे और सुविधा देंगे, तो मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं। दूसरी बात यह है, आज हम दुबई जाते हैं तो लौट कर आते हैं तो कहते साहब वो देखिए दुबई का जो ये एयरपोर्ट है वो कितना बढ़िया। एक हमारे देश में चले जाओ, दिल्ली का एयरपोर्ट कैसा है। लेकिन अगर रेलवे बोर्ड ये कह रहा है कि हम मामूली यूजर चार्ज लेकर के दिल्ली, बंबई, कोलकाता और चेन्नई को हम विश्व स्तरीय स्तर पर ला रहे हैं, तो अगर उनके इस बात में कथन हो कि मामूली यूजर चार्ज ले रहा है तो मैं इससे सहमत हूं। ठीक है। लेकिन अगर उनका यूजर चार्ज ज्यादा हो तो मैं उससे असहमत हूं, भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। ठीक है, आम आदमी के जेब पर, ठीक है, संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। बोझ नहीं, संपादकीय टिप्पणी प्लीज सर। मेरे भाई सिंह साहब ने जो बात कही ना, ठीक, उसमें मेरे 2-3 बुनियादी मतभेद हैं, लेकिन एक टिप्पणी पहले मैं प्रेमपाल जी की बात पर करना चाहूंगा। अंत में संसाधन कहां से आए, बाकी तो विद्वान बताएंगे, मैं एक जो हो चुका वही बताता हूं, और सौभाग्य से वो बीजेपी के कोटे से हुआ। नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री हुए तो वो पहले मंत्री थे जिन्होंने कहा कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा कि हमको आपसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जो दे सकते हो उतना भेज दीजिएगा। उन्होंने कहा कि भाई ये हाईवे बनाना है, आईपीओ लाओ इसका। ओवर सब्सक्राइब हो गया, जितना पैसा चाहिए तो उससे 1.5 गुना आ गया। ये इनोवेशन नहीं है क्या? है ना? भारत सरकार के राजकोष से ही पैसा क्यों आए? पैसा तो 10 रास्ते से आ सकता है, 2-4 रास्ते हम भी सुझा सकते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण के ना, अच्छा एक बात आई, दुबई का एयरपोर्ट। मैं कहता हूं, मेरी विचित्र बुद्धि है भाई, जिधर लोग सिरहाना रखते हैं मेरा पैताना उधर हो जाता है, और जिधर पैताना रखते उधर सिरहाना हो जाता है। मैं दुबई नहीं, मैं कह रहा हूं वॉशिंगटन के एयरपोर्ट सा बना दो, एक एयरपोर्ट, एक सस्ता मद्दा एयरपोर्ट भी चलने दो, ताकि मध्यम वर्गीय बच्चा, लड़का लड़की कभी जाना चाहे तो वो भी चला जाए, और नेता मंत्री जाना चाहे तो वो इंग्लैंड टाइप जो बनाया उसमें जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मैं कहता हूं, देश में 5 ट्रेन ऐसी चला दो जिनमें सोने का कमोड लगा दो। क्या? सोने का कमोड लगा दो भाई, अरब के शेखों जैसा कर दो काम, खाड़ी देश के, ठीक है ना? उनकी फोटो आती है। और कहो भाई 1 लाख रुपया किराया है, पहले से भील चला दो ना यार, हर रूट पर। लेकिन शेष ट्रेन ननकू और रज्जाक के लिए रहने दीजिए, भगवान के लिए इतनी कृपा करिए, नहीं तो इस देश में सब कुछ अनुलोम विलोम हो जाएगा। बाबा रामदेव ने यह कहा कि शरीर के लिए अनुलोम विलोम ठीक है, व्यवस्थाओं में अनुलोम विलोम होगा तो बर्बादी हो जाएगी। रेलवे बोर्ड को समझना होगा। आप ऐसा कह दो
कि ये जो बोतल में पानी है, अभी भी एक बार मैंने किसी ने मुझे दिखाई कि ये बोतल भी आ गई है पानी की, अभिषेक, जिसमें चांदी और जाने क्या क्या पड़ा है उसके एसेंस। मैंने कहा इसको पी के हम तो मर ही जाएंगे भैया, हमारे शरीर तो अभ्यस्त ही नहीं इतनी अच्छी चीज पीने का है। उस बोतल का क्या मतलब, बोले यही मिलेगी रेलवे स्टेशन पर, तो प्यासा मर जाएगा 90% आदमी। तो मैं कहां विरोध कर रहा हूं, मैं कहता हूं आप एक रोड ऐसी बना दीजिए जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई होते हुए वापस दिल्ली आ जाए 24 घंटे में, मुझे आपत्ति नहीं। कह दीजिए इसमें डीजल अपना डराओ, लेकिन भाई 50,000 रुपया हम आपसे लेंगे चढ़ने के, ठीक है, जिसकी श्रद्धा होगी जाएगा, नहीं जाएगा छोड़ो, लेकिन बाकी रोड तो फ्री रखो। मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है, अभिषेक जी अगर ऐसी रोड पर चलना चाहते हैं तो अपना दे 50,000 रुपया और फिर फोटो खिंचाए और ट्विटर पर डाले कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, क्या दिक्कत है, करें। लेकिन ननकू कहां चलेगा ये तो बताओ। आपने एक ही रोड थी उसी को सुपरफास्ट बना दिया, गरीब के चलने का रास्ता बंद कर दिया। गरीब को गाजियाबाद से पिलखुआ जाना है तो 3 जगह टोल देना है। क्यों भाई, पिलखुआ जाना बंद कर दे, क्या करे बताओ। प्रतिदिन 3 जगह टोल दे, आने के और जाने के। बर्बाद हो गया कि नहीं भैया, हो गया। तब आप उसको कौन सी गोली खिला रहे हो, गिलास लिए खड़े हो, बोले लो बेटा गोली खाओ, बोले कौन सा, बोले देख नहीं रहे हो 90 मिनट में जा रहे हो। वो कह रहा मेरे पास तो 3 घंटे है चाचा, मुझे 90 मिनट की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आप ये 3 टोल क्यों काट रहे हो। इससे प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं होता हो सकता नीति निर्माताओं के लिए, इससे बड़ा आईना भी मैं नहीं दिखा सकता। ओपी सिंह जी, अभिषेक जी, प्रियंका समझे या नहीं समझे, वो उनका हेडक है। लेकिन मैं उस आदमी को क्या उत्तर दूं जो कहे मेरे पास 3 घंटे हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, क्या कहूं। ये देश तो सबका है सिंह साहब, ये केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए तो इतना बड़ा आदेश नहीं है। भारत से 140 करोड़ लोगों में 139 करोड़ लोग एक तरफ और ये बाकी एक तरफ 1 करोड़, कोई मतलब है इस बात का जी। और जब चुनाव आता है तो सारे राजनीतिक दल गरीब प्रेमी, किसान प्रेमी, बेरोजगार प्रेमी, दलित प्रेमी, पिछड़े प्रेमी हो जाते हैं। फिर मंच से बोलो ना कि भाई ये जो 1 करोड़ है हम इनके लिए काम करेंगे सब लोग मिलके, हर पार्टी बोलो। अब बोले तुम क्या करो ननकू रज्जाक, बोले तुम अपना जानो, जियो मरो। नहीं, ये बोलना चाहिए ना, फिर साहस रखिए सब लोग। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भी बुलाओ, उनसे भी भाषण कराओ। फिर एक बात आई, कम चार्ज लगेगा। एक आखिरी टिप्पणी करूंगा, ओपी भाई, कम का पैमाना व्यक्ति पर निर्भर करता है, ठीक। आप अभिषेक मिश्रा जब आईएम में पढ़ाते थे तो इनसे पूछो कम, तो ये 2000 से कम का क्या नोट निकालते हैं, वही इनके लिए न्यूनतम है, ठीक ना। जो सड़क पर जूता पॉलिश कर रहा है उससे पूछो कम कितना होता है। तो जो सबसे छोटी मुद्रा, उससे छोटी मुद्रा तो भारत में चली नहीं रही, 1 रुपया, वो कहेगा बस इतना ही कम है मेरे लिए, इससे ऊपर कुछ नहीं। क्या मैं एक बात कह दूं, पता नहीं कितने लोगों ने वो दृश्य देखा है, प्रमोद भाई ने जरूर देखा होगा, अभिषेक ने देखा या ओपी सिंह ने देखा, मुझे पता नहीं। चाय की ठेली है ना, यत्र तत्र सर्वत्र लगी है भारत में, वहां प्रमोद जी मैंने ऐसे गरीब देखे, 5 रुपए का वो प्लास्टिक का कप पूरा है, वो कहते 2.5 रुपया में आधा दे दो, जिसमें 2 घूंट चाय आती है। उनके लिए 5 रुपया भी बड़ा चार्ज है, इसलिए आधा कप चाय पी के मन पूरा कर लेते हैं। मैं देखता हूं इस नोएडा में, अगर मैं चाय पीने चला जाता हूं तो कारीगर तबका अगर वहां खड़ा है तो वो कहता है भाई एक काम करो, आधा दे दो,
4 लोग आए, 2 चाय के पैसे में 4 लोगों ने 2-2 घूंट हलक में उतार लिए। नीति आयोग को ये दिखता है कि नहीं? रेलवे बोर्ड को ये दिखता है कि नहीं? और अगर नहीं दिखता तो दिखना चाहिए। भारत के बारे में नीति बनाने से पहले वहां झांक कर देखना चाहिए। ठेली पर एक दिन खड़े होइए, हिंदुस्तान को देखिए, समझिए, उसके बाद लैपटॉप खोलिए, तब उस पर नीति बनाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जेब पर मंडराया फिर से खतरा है तो महंगी होने वाली यात्रा है रेल की। और सवाल यह है कि स्टेशन को स्टेशन रहने दो। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।